नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी लिपुलेख का राग अलापते हैं तो कभी भारतीय जमीन पर बेजा दावों की झड़ी लगा देते हैं। एक तरफ भारत बिना रुके नेपाल की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे रहा है और दूसरी तरफ काठमांडू से खोखली धमकियां आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब मोदी सरकार ने इन खोखली आवाजों पर परमानेंट ब्रेक लगाने के लिए एक ऐसा साइलेंट और तगड़ा एक्शन लिया है जिसने पूरे हिमालयन रीजन की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बिना किसी शोर शराबे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की सबसे उभरती राजनीतिक ताकत और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चीफ रवि लामिछाने को सीधा दिल्ली बुला लिया। रवि लामिछाने की पीएम मोदी से इस अचानक हुई मुलाकात ने काठमांडू के सत्ता के गलियारों की नींद उड़ा दी है। लेकिन क्या दोस्तों, बालेन शाह की नेपाल के अंदर कुर्सी अब डगमगाने लगी है? भारत ने कूटनीति का ऐसा कौन सा हंटर चलाया है कि पूरी नेपाली सरकार हिल उठी है? और क्या दुनिया इस एक मुलाकात के पीछे छिपे सबसे बड़े गेम प्लान को समझ नहीं पाई? तो दोस्तों, इस पूरी पिक्चर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। नेपाल में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी है। बालेन शाह जैसे कुछ नेता अपनी घरेलू नाकामियों को छिपाने के लिए भारत विरोध का कार्ड खेल रहे हैं। उन्हें लगता है कि दिल्ली सिर्फ बयानबाजी का जवाब बयानबाजी से देगी। लेकिन दोस्तों, दिल्ली का काम करने का स्टाइल अब पूरी तरह से बदल चुका है। बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बिना कोई एग्रेसिव बयान दिए, दिल्ली ने सीधा नेपाल की युवा और सबसे लोकप्रिय आवाज रवि लामिछाने को अपने पास बुला लिया। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये एक सीधा और स्पष्ट राजनीतिक संदेश था कि अगर सत्ता में बैठे लोग विकास की बात नहीं करेंगे तो भारत उन लोगों से बात कर लेगा जो नेपाल के भविष्य की चाबी अपने हाथ में रखते हैं। रवि लामिछाने का दिल्ली पहुंचना और सीधे प्रधानमंत्री से मिलना कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान काम कर रहा है। दोस्तों, लामिछाने नेपाल में एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो पुरानी घिसी पिटी राजनीति से अलग हटना चाहते हैं। वो जियोपॉलिटिक्स टकराव नहीं बल्कि डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी यानी विकास की कूटनीति में विश्वास रखते हैं। जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो वहां सीमा विवाद या कड़वाहट की बात ही नहीं हुई। बात हुई दोनों देशों के मजबूत आर्थिक भविष्य की। बात हुई लंबी और टिकाऊ साझेदारी की। ये भारत का एक ऐसा पावर प्ले था जिसने काठमांडू में बैठे उन सभी नेताओं को बैकफुट पर धकेल दिया जो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और दुनिया के कई देशों ने इस मुलाकात को बहुत हल्के में लिया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक पार्टी टू पार्टी फॉर्मल मीटिंग होगी, एक औपचारिकता है जो नेता अक्सर अपनी विदेश यात्राओं के दौरान निभाते हैं। लेकिन एशिया के बड़े रणनीतिकारों और पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि कूटनीति में सबसे बड़े संदेश बंद कमरों में और खामोशी से दिए जाते हैं। रवि लामिछाने का काठमांडू से दिल्ली की फ्लाइट में बैठना ही अपने आप में एक ऐसा मैसेज था जिसे डिकोड करने में दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट फेल हो गए। दोस्तों, ये एक साफ इशारा था कि नेपाल की नई पीढ़ी अब भारत से दूर नहीं भागना चाहती। इस अहम मुलाकात के बाद में पीएम मोदी ने जो बयान दिया उसने तो सारी तस्वीर ही साफ कर दी। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वो रवि लामिछाने के साथ काम करने की इच्छा का दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने साफ किया कि नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी सबसे पहले की पॉलिसी में नेपाल टॉप लिस्ट में आता है। ये बयान सिर्फ एक ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं था बल्कि काठमांडू में बैठे उन तमाम नेताओं के लिए एक वेकअप कॉल था जो सोचते हैं कि भारत को इग्नोर करके अपनी राजनीति चमका लेंगे। मोदी के इस स्टैंड ने साबित कर दिया कि भारत अब नेपाल के उन नेताओं के साथ पूरी ताकत के साथ में खड़ा है जो प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या नेपाल अब सच में टकराव का रास्ता छोड़ करके विकास की तरफ मुड़ रहा है? इस सवाल का जवाब रवि लामिछाने के हालिया बयानों और उनके लिखे आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ने पर एकदम हाँ में मिलता है। लामिछाने ने साफ कर दिया कि भारत नेपाल रिश्तों को हर वक्त जियोपॉलिटिक्स क्लैश के चश्मे से देखना बंद कर देना होगा।
असली मुद्दा ये है कि कैसे दोनों देश मिलकर के अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें, कैसे दोनों देशों के युवा एक साथ ग्रो करें। दोस्तों, यह एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक ऐसा बड़ा बदलाव जो नेपाल की राजनीति की पूरी दिशा ही पलट सकता है। अब अहम बहस इस बात पर नहीं होगी कि कौन सी जमीन किसकी है, बल्कि बहस इस बात पर होगी कि कैसे नए प्रोजेक्ट्स लगा करके रोजगार पैदा किया जाए। दोस्तों, दिल्ली पहुंचकर के लामिछाने ने काठमांडू को जो संदेश दिया है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है। संदेश ये है कि नेपाल का भविष्य भारत के साथ सहयोग करने में है, ना कि उससे टकराने के अंदर। दोस्तों, दिल्ली पहुंच करके लामिछाने ने काठमांडू को जो संदेश दिया है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है। संदेश ये है कि नेपाल का भविष्य भारत के साथ सहयोग करने में है, ना कि उससे टकराने में। नेपाल की नई लीडरशिप यह बात अच्छे से समझ चुकी है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो भारत के साथ एक मजबूत ब्रिज बनाने की जरूरत है। दीवारें खड़ी करने से किसी का फायदा नहीं होने वाला। काठमांडू को यह समझना होगा कि भारत के साथ उनका रिश्ता किसी भी दूसरी शक्ति से बहुत अलग और बहुत गहरा है। लेकिन दोस्तों, आखिर भारत और नेपाल के रिश्ते इतने स्पेशल क्यों हैं कि दुनिया का कोई भी देश इन्हें तोड़ नहीं सकता? तो इसके पीछे सिर्फ भूगोल नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी मजबूत जड़ें हैं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में 1751 किलोमीटर की पूरी तरह से खुली हुई बॉर्डर है। कोई वीजा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लोग ऐसे आते जाते हैं जैसे एक दूसरे के घर में आते जाते हों। साझा संस्कृति है, एक जैसे त्योहार हैं, धार्मिक जुड़ाव है और लाखों परिवारों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। यह एक ऐसा विशाल सोशल स्ट्रक्चर है जिसे कोई भी सरकारी कागज, कोई भी कानून या फिर कोई भी बाहरी मुल्क कभी नहीं बदल सकता है। दोस्तों, नेपाल की नई राजनीतिक ताकतों ने इस गहराई को बहुत अच्छे से भांप लिया है। उन्हें पता है कि चीन चाहे जितने वादे कर ले या पश्चिमी देश चाहे जितना फंड दे दें, लेकिन भारत की जगह कोई नहीं ले सकता है। भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि नेपाल के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा जरूरत है और सबसे बड़ा इंजन है। नेपाल का कोई भी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि इसका सीधा असर नेपाल की आम जनता के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी ज्यादा शॉकिंग और एकदम क्लियर हो जाएगी। नेपाल का लगभग 64% ट्रेड सीधे तौर पर इंडिया से जुड़ा हुआ है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। नेपाल को अगर ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना है तो उसे भारतीय पोर्ट्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। नेपाल में गाड़ियां दौड़ती हैं क्योंकि भारत से पेट्रोलियम पाइपलाइन के जरिए यहां पहुंचता है। खेत लहलहाते हैं क्योंकि भारत के फर्टिलाइजर्स यहां पर पहुंचते हैं। अस्पताल चलते हैं क्योंकि लाइफ सेविंग दवाइयां भारत से सप्लाई होती हैं। और बड़ी बात तो यह है कि प्रेजेंट में जो पीएम हैं, अगर उनके घर पर कोई बीमार होता है, वो खुद बीमार होते हैं, तो वो भारत में इलाज करवाने आते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ इंटरडिपेंडेंस यानी कि निर्भरता नहीं है, यह स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन है। इसका मतलब यह है कि नेपाल की रगों में दौड़ने वाली इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से पंप होता है। अगर ये सप्लाई चेन एक दिन के लिए भी डिस्टर्ब हो जाए तो नेपाल के आम आदमी की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। लिहाजा एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि नेपाल के लिए भारत से रिश्ते खराब करना कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये एक ऐसा कंपल्शन है, एक ऐसी जरूरत है और एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि नेपाल भारत रिश्तों का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों, जानकारों का स्पष्ट मानना है कि नेपाल अपने संबंध चीन या किसी और देश से रख सकता है। उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, हर संप्रभु देश ऐसा करता है। लेकिन जब बात कोर रिलेशंस की आती है तो भारत को रिप्लेस करने की कोई भी कोशिश खुद नेपाल के लिए बैकफायर करेगी। रवि लामिछाने की दिल्ली यात्रा इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है कि नेपाल का भविष्य अब उन हाथों में जाने वाला है जो बिना वजह के विवादों की जगह कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप पर पूरा फोकस करते हैं। इस पूरी कूटनीतिक हलचल में एक बात जो सबसे ज्यादा नोटिस की गई वो थी इस मूव की परफेक्ट टाइमिंग। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब काठमांडू से नेगेटिव स्टेटमेंट्स का फ्लो बढ़ रहा था, भारत ने कोई ऐसा बयान रिलीज नहीं किया जिससे तनाव बढ़े। इसके बजाय एक स्मार्ट ऑपरेशन के तहत नेपाल के उस युवा नेता को रेड कारपेट दे दिया गया जो सीधे जनता के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। इसे हाई लेवल डिप्लोमेसी कहते हैं।
जब आपका विरोधी बिना वजह शोर मचा रहा हो तो आपको बस एक ऐसा शांत लेकिन वजनदार कदम उठाना होता है जो अपना सबसे गहरा असर छोड़ जाए। दोस्तों, बालन शाह की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इसी पुराने फॉर्मूले के ऊपर टिका हुआ है, जहां घरेलू मोर्चे पर नाकाम होने पर विदेशी ताकतों को विलेन बना दिया जाता है। दशकों से कई नेता अपनी कुर्सियां बचाने के लिए इसी राष्ट्रवाद के झूठे चौल का इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस नए और तेजी से बदलते दौर में नेपाल का युवा अब इन पुराने ट्रिक्स को अच्छी तरीके से समझ चुका है। उसे नौकरियां चाहिए, उसे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसे पूरी दुनिया के साथ में ग्लोबल कनेक्टिविटी चाहिए और उसे अच्छी तरह से पता है कि यह सब भारत के मजबूत सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इसी युवा और प्रैक्टिकल सोच को रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने क्लियर किया है कि अगर नेपाल को सही मायने में एक डेवलप्ड नेशन बनाना है तो उसे एक लैंड लॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे देश की मानसिकता से बाहर निकल करके एक लैंड लिंक्ड देश के रूप में देखना होगा और ये लिंक सीधे भारत के साथ में मजबूत आर्थिक इंजन के तौर पर गुजरता है। भारतीय कंपनियों का इन्वेस्टमेंट नेपाल में सबसे ज्यादा है। बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लेकर के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक हर जगह भारतीय एक्सपर्टीज नेपाल के बहुत काम आ रही है। लेकिन दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह को भी वही कीड़ा काटा है जो इससे पहले के प्रधानमंत्रियों को काट रहा था। वो लगातार चाइना की गोद में बैठ करके उछल रहे थे, लेकिन जब तक वो संभलते बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने बालन शाह को उसके ही घर में मात दे दी है? क्या रवि लामिछाने के जरिए नेपाल एक नए और बेहतर भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।